डर की दास्तान। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम हैं। शहरों में इस बात पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है। वहाँ आम इंसानों का जाना मतलब कभी वापस न आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। वहाँ प्यासी आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियाँ चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक कर भाग आते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब इस बात का पता चला तो सारे गाँव वालों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उस हवेली में वापस आई और खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहाँ आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबके सर काट दिए और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ न कोई हवेली थी न कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नज़र आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वो लोग ही जानते थे। हवेली अब तक न तो किसी को दिखी थी न वो डराने वाला शिकारी का भूत। अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे आसमान में चमक रही थी। वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। बारिश से रास्ता ख़राब होने की वजह से गाड़ी वहीं रुक गई। काफ़ी देर तक दूसरी गाड़ी से मदद की राह देखते रहे, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला वहाँ से नहीं गुजरा। अब काफ़ी देर हो चुकी थी इंतज़ार करते हुए। तभी ड्राइवर बोला, साहब वो कोई सामने घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर इंतज़ार करते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मदद की उम्मीद भी कम है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राज़ी हो गए तो ड्राइवर ने उस गाड़ी को उस हवेली की तरफ घुमाई। सब गाड़ी को ढकेल रहे थे। बहुत ही शानदार हवेली थी। गाड़ी में 3 लोग थे। जैसे ही गाड़ी हवेली में पहुंची, हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया यहाँ क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उस हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर आते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। बड़ी सी मूछें, हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ के खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यहीं हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंख मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली के मालिक था। कई साल पहले इनकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर एक और सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक सा गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है।
बहुत ही गुस्से में। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर से गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल वाले कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता हूँ बोल रहा था, सो उसको किसी ने नहीं बुलाया। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वे इतने ज़्यादा थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफ़ी गर्म था कमरा। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष का एकदम चिल्लाने से आवाज़ आता है। बाकी दोनों दोस्त जग जाते हैं। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सब कुछ जानबूझकर फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। डर के मारे सबको बड़ी ज़ोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ नहीं जा पा रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर देखना चाहा तो वहाँ नेटवर्क नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन रात बीत जाने के बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा न दिखा, न कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा होने की वजह से हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ न पानी। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ी से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकराने के कारण खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की इस बात को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थमसी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे, खून को पी रहे थे। सागर की जान बची कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठे उसका मांस खा रहे थे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और उसके मांस खा के दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेलियों में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर दोनों ने फिर से सागर की लाश को खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरफ फट चुका था
और ज़मीन पर खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। सुबह की पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया हवेली का, जैसे सालों से बंद पड़ा हुआ हो। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उसकी गाड़ी देखी। वो वहाँ तक जैसे तैसे चलकर गया। दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर, ड्राइवर! हड़बड़ा के उठता है। जी 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 साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठाकर गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी के लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखता है तो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थीं और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों की जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको क्यों नहीं ढूंढा ड्राइवर? रमेश चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब, हम सब कल रात ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना था या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ़ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा रमेश को हाथ लगाया। साहब! रमेश गाड़ी की सीट पर गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ, उसके दोस्त कहाँ गए, किसी का कोई पता नहीं चला। ये सारे राज रमेश की मौत के साथ वहीं दफन हो चुके थे। तो दोस्तों, आपको रमेश, सागर और शिरीष की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।